Hey there, people. What's up? How you all doing? I'm Princey Jen, welcoming you all to your favorite homeopathic academy. And today I have thought to start the aphorisms of organ of medicine from second year. But if you guys don't know what is aphorism, what is organ of medicine, and the basics, like if you want lectures from the very first aphorism, that is first year का syllabus चाहिए, so you can comment me and I'll make sure कि I'll keep it as easy as possible and in most concise and detailed way. जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख के ये समझ ही लिया होगा कि कितनी डिटेल्स में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. सो या लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट विद रीडिंग द फॉर्सम, देन आई विल टेल यू इट्स एक्सप्लेनेशन. So yeah, let's begin. So basically, what this aphorism says, the curative power of medicine therefore depends on their symptoms similar to the disease but superior to its strength. डिसीज के सिम्टम्स के सिमिलर होनी चाहिए, मतलब सिम्टम सिमिलैरिटी. ऑल्सो सुपीरियर होनी चाहिए उसके स्ट्रेंथ में, तभी तो वो डिसीज को रिमूव कर पाएगी. ओके, so that each individual case of the disease is most surely, radically, rapidly, and permanently annihilated and removed only by medicine capable of producing in the human system, in the most similar and complete manner, the totality of its symptoms, which at the same time are stronger than the disease. Okay, वैसे तो ये फॉर्जम रीड करने में ही बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट लेट्स सी इट्स एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव रिटन इन माई हैंड रिटन नोट्स. एंड इसमें मैंने वाटर मार्क नहीं डाला है एक्चुअली, जब तक मैं सीख नहीं चाहूँगी कि वाटर मार्क एकदम लाइट कैसे डालते हैं. इफ़ यू गाइस नो दैट, सो कमेंट मी कि मैं वाटर मार्क कैसे एकदम लाइट वे में डालूँ, वरना फिर आपको देखने में दिक्कत जाती है. जो लास्ट हमने मेडिसिन पढ़ी है उसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा, बट एनीवे इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं. सो क्या बोलना चाह रहा है कि क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन किस किस में. पहली बात तो सिमिलर होनी चाहिए मेडिसिन मैनिफेस्टेशन में डिसीज़ के, ठीक है. स्ट्रेंथ में सुपीरियर होनी चाहिए. ओके, द मेडिसिन शुड बी केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर सिम्टम्स इन हेल्दी इंडिविजुअल. सिम्टम सिमिलैरिटीज़ की बात कर रहे हैं कि अगर वो सिमिलर नहीं है सिम्टम्स में जो प्रोड्यूस करिए तो वो उसको ठीक भी नहीं कर पाएगी, राइट. Hence, totality of symptom is seen and then medicine, and thus medicine is selected and cure takes place radically and rapidly, also permanently. Okay. So ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर सपोज ये डिसीज़ है, ओके, एंड ये अगर मेडिसिन है विच प्रोड्यूसेस आर्टिफिशियल डिसीज़ एंड ये नेचुरल डिसीज़ है, ठीक है. तो सबसे पहली बात तो इसमें क्या क्या कॉमन होना चाहिए. इन दोनों में कॉमन होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन. इज इट ट्रू? मैनिफेस्टेशन सिमिलर होना चाहिए डिसीज के. वेल, मैनिफेस्टेशंस सिमिलर होगा मतलब सिम्टम सिमिलैरिटी हम देखेंगे एंड स्ट्रेंथ में हमेशा सुपीरियरिटी देखेंगे, ठीक है. तो सिमिलर किस में है? सिम्टम्स में. ओके okay. So yeah, I hope this aphorism is very much clear to you guys. Okay, now let's move forward with next aphorism. Actually 27 aphorism बहुत हद तक कोरिलेट है किससे? हमारे 26th aphorism से, बट वो फर्स्ट ईयर का पार्ट है. बट ऑल दो मुझे रिवाइज करवाना चाहिए था, बट नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको कराऊंगी 28 एंड 29 aphorism तो मैं 27 28 वापस से रिवाइज करवाऊंगी एंड 26 भी विल टेक ओवर देयर. ओके, so yeah, let's move forward with the next aphorism. So this is aphorism 28. Let's read this aphorism. So this says, as this natural law of cure manifests itself in every pure experiments and true observation in the world, the fact is consequently established. It matters little what may be scientific explanation of how it takes place, and I do not attach much importance the attempts made to explain it. क्या बोलना चाह रहा है? हाउ ये मैटर नहीं करता, बट स्टिल अगर मैटर भी करता है तो वो उन्होंने बहुत थोड़ा सा ध्यान दिया है. क्यों? क्योंकि जो ये हमने सिम्टम सिमिलैरिटीज़ या फिर जो भी हमने सिम्टम्स देखे हैं
वो सारे हमने एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन के बेस पे देखे हैं। तो अब ये कैसे हो रहा है, ये बहुत लिटिल इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। Hahnemann sir is saying this, okay, and I do not attach much importance to attempt made to explain it, but the following view seems to command itself as the most probable one, as it is founded on premises derived from experiences। क्या बोलना चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से, क्लिनिकल बेसिस पे हमने इसको ठीक किया है, हमने इसको ऑब्जर्व किया है। ओके, सो लेट्स सी इट्स एक्सप्लेनेशन। बहुत छोटू सा ही एक्सप्लेनेशन, क्योंकि दोनों फॉर्जम भी बहुत छोटे हैं एक्चुअली, बट या, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, फर्स्ट लाइन, बाय डॉक्टर हैनमन ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल्स या डिफरेंट पीपल। हमें पता है हम हेल्दी इंडिविजुअल में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ओके। सो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट किस में हुआ है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स में हुआ है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों पे हुआ है, डिफरेंट सेक्सेस के लोगों पे हुआ है। रिमेंबर दैट क्योर टेक्स प्लेस ओनली इफ नेचुरल लॉ ऑफ क्योर इज अप्लाइड। नाउ व्हाट इज नेचर्स लॉ? नेचर्स लॉ, दैट इज 26th aphorism, which say, तो या 26th aphorism में हमको क्या बताया गया था? I'll just read it out for you guys, that a weaker dynamic affection is permanently extinguished, okay, is permanently extinguished in the living organism, जो weaker dynamic affection होगा, okay, वो permanently extinguished हो जाएगा by the stronger one। किससे? by the stronger one, if the later is very similar to the former in its manifestation। ओके, क्या समझ में आया कि वीकर डायनेमिक इफेक्शन, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई वीकर डायनेमिक इफेक्शन परमानेंटली हट जाएगा अगर उससे कोई पावरफुल आ जाएगा। ओके, सो ये बाहर चला जाएगा एंड दिस विल कम। सो सिंस ये स्ट्रॉन्गर है तो ये फिर इसको इफेक्ट करेगा। अब अगर ये आर्टिफिशियली डिसीज से प्रोड्यूस हुआ है, मतलब अगर हमने इसको मेडिसिन देके ये स्ट्रॉन्गर वाला प्रोड्यूस किया है, सो ऑब्वियस सी बात है वो ईजिली हट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी पोटेंसी, उसका डोज हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। वो हम आगे के फॉर्जम में देखेंगे। इसमें बस डॉक्टर हैनमन यही बोलना चाह रहे हैं कि क्योंकि ये क्लिनिकली हमने चीज़ें सीखी हैं, या हमने देखी हैं, सो इस वजह से हमने क्या देखा है कि जो नेचुरल लॉ ऑफ क्योर को अगर हम सही से अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्योर की तरफ जा रहे हैं। नाउ हियर हाउ दिस इज हैपनिंग मैटर्स लेस, बिकॉज द कंक्लूजन इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट इज क्लिनिकल। कि हाउ, ये कैसे हो रहा है, ये हमको एक्सप्लेन करने में हम कर तो सकते हैं, एंड जो हम कर भी रहे हैं, ठीक है, आगे के फॉर्जम्स में हम करेंगे भी, हैनमन सर ने किया है, बट ही सेइंग मैंने इसमें बहुत कम इम्पॉर्टेंस दिया है। क्यों? क्योंकि हम ये सारी चीज़ें क्लिनिकली, एक्सपेरिमेंटली, यू नो, इंडक्टिव लॉजिक के बेसिस से हम देख रहे हैं। दिस इज़ नॉट व्हाट डिडक्टिव लॉजिक इज़। हमने इस सब कुछ को, जितनी भी होम्योपैथी अब तक डिस्कवर हुई है, हमको पता है कि इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन आर इंडक्टिव लॉजिक, राइट। सो yeah, that's it for this video. Thank you so much for watching it. Hope you have understood these two aphorisms, and if not then please comment down below so that मैं अपने पढ़ाने का तरीका चेंज कर सकूँ, या फिर I'll make sure कि मैं इसको और सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन कर सकूँ। बाकी 29 एंड 30 aphorisms, 30 मैं नेक्स्ट लेक्चर में ASAP अपलोड करूँगी, एंड 26 भी हम उसमें अच्छे से देखेंगे एंड इनको भी रिवाइज करेंगे। सो या, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय, लव यू ऑल।